हाय दोस्तों, आज का विषय रहेगा इतिहास। ये 9th क्लास के विषय से 9th क्लास से लिया गया है, इतिहास विषय है। इसमें का ये दूसरा चैप्टर है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, जिसको हम बहुत कम समय में और अपनी भाषा में, अपनी बोलचाल की भाषा में समझने का प्रयास करेंगे और जानेंगे कि अमेरिका में जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था क्यों हुआ था, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम क्यों हुई थी, इसके बारे में हम आज जानने की कोशिश करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो देखिए मेरा आज का ये वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और शेयर करना। कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो आते हैं विषय वस्तु पे। आज का चैप्टर रहेगा हमारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम क्यों हुआ, इसके बारे में। इसके पहले हम चलते हैं अमेरिका की खोज हुई। अमेरिका की खोज करने में यूरोप वाले, ये यूरोप है, यूरोप महादेश, थोड़ा सा देख लेना है ये अमेरिका है क्या। ये उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, इधर है अंटार्कटिका और ये ऑस्ट्रेलिया। आखिर में अमेरिका की खोज करनी क्यों पड़ी, लोगों को दूसरे देशों का पता लगाने के लिए आवश्यकता क्यों पड़ गई। तो ये अगर आवश्यकता पड़ी तो यूरोप में पड़ी। यूरोप छोटा सा एक महादेश है, इसमें छोटे छोटे भी देश हैं। ये और जब औद्योगिकरण हुआ तो औद्योगिकरण के फलस्वरूप अधिक से अधिक सामान बनने शुरू हो गए। अब जो माल बनेगा उसको खपत करने के लिए बाजार की आवश्यकता पड़ेगी। बाजार कहाँ से लाएंगे। अगर मान लेते हैं कि एक गांव है, एक ही गांव में अगर 100 घर है और 40 दुकान है, तो सब लोग कितना कितना कमाएंगे। 1 साल 2 साल तक दो लोग देखेगा, उसके बाद से अलग हटना सोचेगा कि यहाँ से हटकर दूसरी जगह दुकान लगाए, इसे भी बड़ा बिजनेस करें। मतलब अलग अलग जिला में, अलग अलग देश में लोग चाहते हैं कि अपना बिजनेस बढ़ाए। वैसे यूरोप वालों को लगा। यूरोप वालों ने क्या किया, 15वीं शताब्दी में समुद्री यात्रा की खोज कर ली। हिम्मत जुटाकर इसी तरह से लोगों ने हिम्मत जुटाया, समुद्र में पैर रखा, यात्राएं खोज शुरू हो गई, बहुत सारे यंत्र का पता चल गया। इनका उद्देश्य क्या था, यूरोप वालों का उद्देश्य क्या था, व्यापारिक मार्गों का विकास करना और व्यापार करना। तो व्यापारिक मार्ग का विकास होते होते इन लोगों ने क्या किया, 1492 में पता लग गया अमेरिका का कोलंबस ने अमेरिका का पता लगा लिया। लेकिन वास्तव में ये अमेरिका गया नहीं था। अमेरिका के छोटे छोटे टापू यहाँ पे इंडीज पे पहुंचा और पहुंच कर कह दिया कि हमने इंडिया का पता लगा लिया। वास्को डिगामा ने इंडिया को पता लगाने के लिए कोलंबस को भेजा जा रहा था, गलती से बेचारा मार्ग भटक के इधर चला। अब यहाँ से आना है तो यहाँ से आकर तमाशा अंतरिक्ष होते हुए ना भारत जाएगा, तो इधर चला आता था। लोगों ने कहा कि भाई ठीक है, तुम वहीं पे रह जाओ। ये आया यहाँ पे तो कह दिया क्या कि यहाँ के छोटे छोटे टापुओं पर लोग थे, उनको लाल भारतीय कह दिया। ये भारत समझ बैठा, लेकिन वास्तव में तो भारत था नहीं, अमेरिका था। फिर एक अमेरिकी वेस्पूची गया, स्पेन का ही नाविक था, अमेरिकी वेस्पूची। इसने पूरी अमेरिका को विस्तार से ढूंढा और इसी के नाम पर अमेरिका पड़ा। बहुत सारे फिर लोगों ने आए यहाँ पर। आने के बाद धीरे धीरे उत्तरी अमेरिका पर फ्रांस, इंग्लैंड, ये दोनों का वर्चस्व हो गया। जब समुद्री मार्ग खोज हो गया तो फ्रांस और इंग्लैंड का वर्चस्व हो गया इस पर, उत्तरी अमेरिका पर। तो हमें ये मैप बनाने की आवश्यकता इसलिए पड़ी, आगे इसके काम आएंगे। ये यूरोप महादेश, अटलांटिक महासागर, ग्रीनलैंड, प्रशांत महासागर, इधर भी अटलांटिक महासागर है, इधर प्रशांत महासागर, ये हिंद महासागर, इधर बंगाल के अरब सागर, इधर बंगाल की खाड़ी। भारत हमारा यहाँ है, यहाँ आना है। तो भारत से हमको मतलब नहीं है, हमें अमेरिका से मतलब है। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम पढ़ रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा हमने सोचा कि मैप देख लिया जाता, वर्ल्ड मैप। अमेरिका है कहाँ, यूरोप है कहाँ। अमेरिका और यूरोप के बीच की दूरी लगभग 3000 नॉटिकल मील था।
3000 नॉटिकल मील। इतनी दूर से लोग आकर अमेरिका में बसे थे। तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम हुआ क्यों, ये हम जानने का प्रयास करेंगे। तो जरा गौर करके सुनना और देखना। कारण देखते हैं, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का कारण क्या है? उपनिवेशों में राजनीतिक स्वायत्तता का अभाव, यानी आपस में मेल मिलाप का नहीं होना। भौगोलिक दूरी, भूगोल के दृष्टि से दूरी काफ़ी है। 7 वर्षीय युद्ध हुआ था इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच 1756 से 1763 में लड़ा गया था। 7 वर्ष के लिए जोड़ लेंगे, 7 वर्ष। आपत्तिजनक कर जॉर्ज तृतीय निरंकुश उनकी नीति था। तत्कालीन कारण बोस्टन चाय पार्टी, ये कारण है। अब हम थोड़ा सा सोचेंगे कि अमेरिका में युद्ध क्यों हुआ। क्या अमेरिका वाले इंग्लैंड से लड़े थे? क्या अमेरिका के जितने निवासी थे वे लोग इंग्लैंड से लड़ा कि फ्रांस से लड़ा कि हुआ किससे युद्ध? अमेरिकी में जो स्वतंत्रता संग्राम हुई, क्या आपस में हुआ कि राजा के लिए हुआ कि राजा को भगाने के लिए हुआ कि क्यों हुआ, ये जानेंगे। तो चूंकि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का कारण क्या है, ये जो राजा है ना, ये उस समय के राजा थे। 1789 की बात है, 76-73 आएगा इसके बाद, तो 1700 की बात है। उस समय राजा थे। इन्होंने क्या किया था कि ब्रिटेन के 13 उपनिवेश, कितना उपनिवेश? 13 उपनिवेश। उपनिवेश का मतलब क्या होता है? उपनिवेश मतलब क्या? उपनिवेश यानी दूसरे स्थान पर, दूसरे भूभाग पर जाकर बस जाना, पूंजी निवेश करना, साम्राज्य विस्तार करना, कब्जा कर लेना, उपनिवेश है। अगर कब्जा हम कर लेते हैं, वहाँ पर अपना साम्राज्य विस्तार कर लेते हैं, तो इसको उपनिवेश ना कह के हम इसका दूसरा नाम देंगे औपनिवेशीकरण या साम्राज्य विस्तारीकरण, इसको हम कहते हैं। लेकिन उपनिवेश का मतलब होता है, साधारण भाषा में देखें तो दूसरे जगह पर जाकर बस जाना, पूंजी निवेश करना, ये। तो ब्रिटेन के जो राजा थे 13 उपनिवेश बनाए और भेजे अमेरिका में व्यापार करने के लिए। किस लिए भेजा गया था? तो व्यापार करने के लिए। इन लोगों को कहा गया था कि आप जाइए, केवल व्यापार कीजिए और घाटा हो या मुनाफा हो ये हम लोग समझेंगे। 13 उपनिवेश अमेरिका में आकर बस गए। जब बस गए तो राजा के द्वारा इन लोगों को अयोग्य समझा जाता था। मतलब ये राजा के योग्य नहीं है। बहुत सारा व्यवहार, दुर्व्यवहार इन उपनिवेशों के साथ किया जाता था। राजा ही इन लोगों का गवर्नर चुनता था और गवर्नर को असीमित अधिकार है, वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन इन उपनिवेशों को कोई अधिकार नहीं था। इन लोगों ने क्या किया था कि इंग्लैंड में जो विधि व्यवस्था थी उसको देखा था अच्छी ढंग से। तो हम देखते हैं क्या कि यहाँ के उपनिवेश है इंग्लैंड के, इंग्लैंड के उपनिवेश। युद्ध किसके बीच हुआ? तो इंग्लैंड के साथ हुआ। ये दोनों आदमी इंग्लैंड के हैं। इंग्लैंड अपना साम्राज्य विस्तार करना चाहता था। ये जो राजा है ये एकात्मक शासन व्यवस्था, जैसे क्रांति के समय यही राजा है, एकात्मक शासन व्यवस्था है, अर्थात ये एक ही राजा रहेगा। एकात्मक शासन का मतलब जिस तरह से लोग नहीं कहते कि एक मयान में एक ही तलवार रह सकता है, एक जंगल में एक ही शेर रह सकता है, वैसे ही ये कहता था कि मैं ही सत्ता का सर्वोपरि हूँ, कोई दूसरा नहीं हो सकता। ये एकात्मक शासन व्यवस्था में विश्वास करता था। 13 उपनिवेश पर ये कब्जा किया था, शोषण करता था, इन लोगों को कोई अधिकार नहीं था। और जो ये गवर्नर चुनकर इनके लिए भेजता था वो अत्याचारी था, अत्याचार करता था। तो इन लोगों को क्या हुआ, असंतोष की भावना भटक गई, मन में व्याप्त गई, जिसके कारण ये लोग युद्ध के लिए तैयार हुए। किसके लिए ये लोग लड़ रहे हैं? अमेरिका के लिए। ये ब्रिटेन के उपनिवेश है, ब्रिटेन के राजा कोई भगाएगा लोग, खुद जाकर अमेरिका को अपने अमेरिका में साम्राज्य विस्तार करेगा और बाद में यही अमेरिका USA कहलाएगा,
और इसमें आएंगे जॉर्ज वाशिंगटन, राष्ट्रपति होंगे, सेना नायक वही थे और उन्हीं के नाम पर वाशिंगटन राजधानी की गई। ये सब परिणाम में दिया जाएगा। तो अभी हम केवल ये थोड़ा सा ट्रेलर टाइप का था। तो अमेरिका में क्रांति क्यों हुआ इसके बारे में हम जाने हैं। अब थोड़ा कारण देखते हैं। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम हुई है अमेरिका के लिए, अमेरिका इसमें भाग नहीं लिया, अमेरिका किसी भी देश से नहीं लड़ा है। अमेरिका के लिए ब्रिटेन वालों ने खुद से लड़ा। ब्रिटेन के राजा अपना 13 उपनिवेश भेजा था व्यापार करने के लिए। ये लोग क्या किए, यहीं पे बस गए, बसना शुरू किए। राजा को ये अच्छा नहीं लगा। जो गवर्नर चुनता था इन 13 उपनिवेश के लिए, वो गवर्नर अत्याचारी थे, शोषण करने वाले थे। इन लोगों का कोई अधिकार नहीं था, सीमित अधिकार था। और राजा का जो गवर्नर है उसका असीमित अधिकार था। इसलिए ये लोग संतुष्ट नहीं थे, तो क्रांति का मार्ग चुना। देखते हैं पहला कारण, उपनिवेशों में राजनैतिक स्वायत्तता का अभाव। उपनिवेशों में राजनैतिक स्वायत्तता का अभाव, यही उपनिवेशों में 13 उपनिवेश अमेरिका में आए हैं। इन लोगों को भेदभाव किया जाता था, किसके द्वारा, इंग्लैंड के राजा के द्वारा। इन लोगों को कोई अधिकार नहीं था और जो इनका गवर्नर चुना जाता था राजा द्वारा, उसको काफ़ी अधिकार था, असीमित अधिकार था। वे इन लोगों को शोषण करते थे, बात नहीं मानते थे। ये लोग क्या, इन लोगों को अयोग्य समझता था लोग, ये सत्ता के योग्य नहीं है, राजा नहीं बन सकते हैं। इनको गलत भावना से देखी जाती थी। इसलिए ये लोग असंतोष प्रकट करके युद्ध के कारण बने। पहला हो गया। दूसरा, भौगोलिक दूरी भी है, भूगोल के दृष्टि से दूरी 3000 नॉटिकल मील यूरोप और अमेरिका के बीच। ये भी एक कारण बनता है। क्यों? क्योंकि दूरी होने के कारण यूरोप के राजा अपने उपनिवेशों पर अंकुश नहीं लगा पाए। तो भौगोलिक दूरी दूसरा कारण है। भौगोलिक दूरी में मतलब यूरोप और अमेरिका के बीच 3000 नॉटिकल मील की दूरी थी, जिससे क्या हुआ कि यूरोप वालों ने अपने उपनिवेशों पर अंकुश लगाने में असमर्थ हुए, जिससे इन लोगों का मन बढ़ता गया और अपना कब्जा जमाते गए। इसमें कुछ ज़्यादा विशेष नहीं। अब आते हैं सप्तवर्षीय युद्ध। सप्तवर्षीय युद्ध किसके लिए लड़ा गया था, इसके बारे में सोचिए। केवल रट लेने से पढ़ाई नहीं होगी। सप्तवर्षीय युद्ध इंग्लैंड और फ्रांस के बीच, थोड़ा सा यहाँ समझना होगा है भाई। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच सप्तवर्षीय युद्ध हुआ 1756 से 1763 ईस्वी तक। किसके लिए? कनाडा के लिए। कनाडा के लिए ये लोग लड़े हैं। उस समय ये 13 उपनिवेश इंग्लैंड से मिले हुए थे, अभी एक ही साथ थे। और इन लोगों ने ब्रिटेन का साथ दिया था। क्यों? क्योंकि ये लोग अकेले फ्रांस को पराजित नहीं कर सकते थे। इसलिए ये 13 उपनिवेश ब्रिटेन के ही हैं, लेकिन ब्रिटेन से मिले जुले थे और ब्रिटेन को साथ दिया। युद्ध हुआ। इस युद्ध में फ्रांस बुरी तरह पराजित हो गया, इंग्लैंड जीत गया। और यही क्रांति ये लोग देखे थे। तो सप्तवर्षीय युद्ध में ये प्रभाव पड़ता है कि ये लोग इंग्लैंड के सहारे फ्रांस को हरा दिया। तो देखा कि फ्रांस को हराया, कनाडा के लिए लड़ाई लड़ रही है। कनाडा में जब ये युद्ध हो रहा था तब ये लोग देखा कि हमारी छोटी सी सेना की टुकड़ी दूसरे देश को, उतने बड़े देश को जब पराजित कर दिया, तो हम लोग भी चाहेंगे तो अमेरिका से ब्रिटेन वालों को भगा देंगे। तो इस साहस इस सबको मिल गया और एकजुटता हुआ। एकजुटता में ये लोग आकर अमेरिका के लिए ब्रिटेन से युद्ध किया। आगे इसमें सफलता मिलती है। सप्तवर्षीय आपत्तिजनक कर 1765 में। अब ये जो राजा हैं एक प्रधानमंत्री बनाते हैं ग्रीनविले।
तत्कालीन प्रधानमंत्री, ब्रिटेन का तत्कालीन प्रधानमंत्री ग्रेनविले हुआ। अब इसने क्या किया, आपत्तिजनक कर स्टैंप एक्ट जिसको कहते हैं, स्टैंप एक्ट लागू किया। स्टैंप एक्ट, ये एक्ट क्या है, इन्होंने देखा क्या कि जब देखना किसी भी युद्ध में, जो भी युद्ध होता है उसमें काफ़ी माल जाल की क्षति होती है, काफ़ी आर्थिक क्षति होता है। तो उसी आर्थिक क्षति को पूर्ति करने के लिए, यानी क्षति पूर्ति करने के लिए ग्रेनविले ने एक आपत्तिजनक कर लगाया, जिसको हम कहते हैं स्टैंप एक्ट। ये कर क्या है, तो इसने क्या किया कि जितनी कागजी मुद्रा थी अदालती कागजों पर, जो अदालती, जैसे हम लोग जमीन लिखवाने जाते हैं तो 20 रुपया का 100 रुपया का एक कागज मिलता है, पैसा वाला, नोट वाला, वही कागज अदालती कागज पर 20 सीलिंग मुद्रा लगाना अनिवार्य कर दिया। आगा जो अदालती कागज है उस पर 20 सीलिंग मुद्रा लगाना अनिवार्य कर दिए, सबको लगाना है। उसके बाद से जितने अखबार थे, पेपर, कागज, उस पर बढ़ा दिया। उसके बाद से क्या किया कि 1767 में इन लोगों ने, कौन, उपनिवेश वालों ने उपभोक्ता वस्तुओं का बहिष्कार किया। उपभोक्ता वस्तु यानी जो खाने में, कपड़ा लता हो गया, चाय हो गया, चावल हो गया, ये उपभोग की वस्तुएं हैं। रोटी, कपड़ा, मकान, ये उपभोग की वस्तुएं हैं। इन पर भी मुद्रा टैक्स बढ़ा दिया। क्यों? क्योंकि जो युद्ध में क्षति हुआ है उसकी पूर्ति किया जाए। तो युद्ध में क्षति जो हुआ था उसकी क्षति पूर्ति के लिए ये सब किया ग्रेनविले ने। इसका डट कर उपनिवेशवासियों ने विरोध किया और 1767 में क्या किया, उपभोक्ता वस्तुओं को बहिष्कार किया। तो ये एक और कारण सिद्ध हो जाते हैं, लोगों में खलबली मच गई। तब ये लोग सोचा कि किसी भी तरह से करके ब्रिटेन, अमेरिका से ब्रिटेन का हस्तक्षेप हटाना चाहिए। आपत्तिजनक कर 1765 में ग्रेनविले लागू करता है। कागजी मुद्राओं पर, अदालती कागजातों पर 20 सीलिंग मुद्रा बढ़ा दिया। जितने उपभोग की वस्तुएं हैं उस पर भी टैक्स बढ़ा दिया। अखबारी कागजों पर, सब पर टैक्स बढ़ा दिया, जिसका डट कर 1767 में बहिष्कार किया गया था। अब आता है एक और, जॉर्ज तृतीय की निरंकुश नीति। जॉर्ज तृतीय की निरंकुश नीति, ये क्रांति के समय राजा है। ये एकात्मक शासन व्यवस्था में विश्वास करता था। इसका मानना था कि जितने उपनिवेश लोग हैं, जितने उपनिवेशक हैं, 13 उपनिवेश, ये लोग राजा के योग्य नहीं हैं। ये कुशल राजा नहीं बन सकते, कुशल शासक नहीं बन सकते। इनका शोषण करता था। और ये क्या किया कि जो अभी बताए थे, जो अपना इन लोगों के लिए गवर्नर चुनता था वो निरंकुश हुआ करते थे। इन लोगों को सीमित अधिकार था, राजा का असीमित अधिकार था। इनको अधिकारों से वंचित रखा जाता था। तब जाकर इन लोगों में युद्ध के भावना भड़की, युद्ध के लिए तैयारी। अब सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट देखते हैं, इन सभी क्रांतियों में मोस्ट इम्पोर्टेंट, दिस कॉज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अमेरिकी वार। क्या है ये? तत्कालिक कारण बोस्टन टी पार्टी। इस घटना का नाम है बोस्टन टी पार्टी। ये कौन सी घटना है? तो ब्रिटेन के बारे में हम लोग जान चुके हैं। ब्रिटेन लगभग पूरे संसार में जितने देश है सब पे कब्जा किया। हमारे फिगर बनाने का अब यहाँ पे बात आई है, मकसद पूरा हुआ है। यूरोप वाले ऐसे आकर उत्तमाशा अंतरित होते हुए भारत आते थे और 1773 चाय कानून बना। 1773 में चाय कानून अधिनियम द्वारा ब्रिटेन को भारत से सीधा अमेरिका चाय ले जाने का अधिकार प्राप्त हो गया। क्या? 1773 में चाय कानून अधिनियम द्वारा ब्रिटेन को भारत से ही तो चाय ले जाएगा लोग। भारत से गरम मसाला, चाय, कपड़ा, सूती वस्त्र, ये सब ले जाते थे।
तो सीधे अब अमेरिका ये लेकर जा सकता है, सीधा अमेरिका। अब इंग्लैंड जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। नहीं तो पहले क्या होता था, यहाँ से चाय गदा या जो भी सामान लाद कर यूरोप ले जाएंगे, फिर यूरोप से 3000 नॉटिकल मील दूरी तय करके अमेरिका में जाओ, तो कितना खतरा है, कितना नुकसान होगा। माल ढोने में, ले जाने में भी टैक्स बढ़ेगा, भाड़ा बढ़ेगा, मजदूरी बढ़ेगी। इसलिए इन लोगों ने क्या किया कि सोचा कि डायरेक्ट हम अब भारत से डायरेक्ट अमेरिका लेकर जाएंगे। कानून बन गया 1773 में, चाय कानून अधिनियम द्वारा ब्रिटेन वाले सीधा अब डायरेक्ट यहाँ से चाय अमेरिका लेकर जाते थे। ये बात उपनिवेशवासियों को अच्छा नहीं लगा। उपनिवेशवासी ब्रिटेन के 13 उपनिवेश ब्रिटेन के ही लोग हैं, अमेरिका में आकर बस गए हैं, अमेरिका छोड़ना नहीं चाहते हैं। अब अमेरिका से ब्रिटेन के हटाना चाहते हैं, ब्रिटेन का हस्तक्षेप ये लोग हटाना चाहते हैं। तो जो ब्रिटेन के राजा हैं उनका ये लोग विरोध करते हैं। 1773 में जो चाय कानून बना, तो ये लोग यहाँ के आदिवासी के कपड़े पहनकर, जिसको रेड इंडियन कहते हैं, इसका कपड़ा पहन लिया। और जैसे ही चाय से लदा हुआ जहाज, चाय की पेटियों से लदा हुआ जहाज अमेरिका के बोस्टन बंदरगाह पर पहुंचा, वैसे ही उपनिवेशों में से लोगों ने आदिवासी का कपड़ा पहनकर सारी चाय की पेटियां अटलांटिक महासागर में फेंक दिया। ये घटना है। उपनिवेशवासियों ने क्या किया, वहाँ के आदिवासियों का कपड़ा पहनकर जितनी चाय की पेटियां थी सबको समुद्र में फेंक दिया। यही घटना बोस्टन टी पार्टी कहलाती है। जब फेंक दिया तब ब्रिटेन के राजा क्या करते हैं, 5 सितंबर 1774 को 13वें उपनिवेश का फिलाडेल्फिया में एक महासम्मेलन आयोजित हुआ। इधर राजा क्या किया कि बोस्टन बंदरगाह पर प्रतिबंध लगा दिया। भाई वो तो देश है ना, ये पूरा देश है यूरोप, हम 13 उपनिवेश से लेकर एक बड़े देश से सामना करेंगे, ये तो इम्पॉसिबल है ना। लेकिन ये लोग पॉसिबल कर दिया। क्यों ऐसे? क्योंकि एक तो दूरी है, हम जिस देश में रह रहे हैं उसी देश का भलाई सोचते हैं, तो देश वालों ने भी मिल गया। और यहाँ से अब यूरोप से कितना सैनिक भेजेगा, जाने में 10 से 15 दिन, 20-22 दिन तो अवश्य ही लग जाएगा। तब तक इधर जितना सैनिक है वो मारा गया, फिर भेजो फिर मारा गया, फिर भेजो फिर मारा गया। इसीलिए ये हार गया। बाद में ब्रिटेन हार गया, अपने ही उपनिवेश से हार गया। तो देखते हैं इसमें क्या किया ब्रिटेन के राजा ने, बोस्टन बंदरगाह पर प्रतिबंध लगा दिया, आयात निर्यात बंद। जब बंद हो गया तो ये लोग 5 सितंबर 1774 को फिलाडेल्फिया शहर में एक महासम्मेलन आयोजित किया कि कैसे रणनीति किया जाए, कैसे इन लोगों को भगाया जाए। फिर 4 जुलाई 1776 को दूसरा 4 जुलाई 1776 को दूसरा सम्मेलन हुआ। और सम्मेलन के बाद क्रांति तो चली रही है, समझौता हुआ। उसके बाद से 3 फरवरी 1783 में एक पेरिस की संधि हुई। 3 फरवरी 1783 में पेरिस की संधि। पेरिस की संधि हुई 3 फरवरी 1783 में। इसी संधि के तहत अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ। और इसी संधि के तहत अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम बंद भी हुआ है। यानी मान्यता अगर मिली है तो 3 फरवरी का जो पेरिस का संधि हुआ था, उसी संधि के तहत अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिला। और इसी संधि के तहत अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को बंद कर दिया गया। अब इन लोग का हालत खराब है, यूरोप वाला लोग का हालत खराब है, ब्रिटेन वाला का हालत खराब है।
पेरिस में एक संधि हुआ, संधि के तहत युद्ध बंद कर दिए गए। उसके बाद से क्या हुआ, 1787 में, लिख लेना सब, पढ़ लेना, नोट करते रहना, नोट करके बार बार देखकर या नोट करके पढ़ लेना। ऐसे कहानी के तौर पे आराम से पढ़ लेंगे, 2-4 बार पढ़ेंगे, देखेंगे, याद रहेगा। 1787 में संविधान बना और 1789 में लागू हो गया। अब लागू हो गया तो ऐसे ही नहीं हो गया, अब देखेंगे, थोड़ा सा मिटाते हैं। मिटाने के बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है, अमेरिका के प्रधानमंत्री कौन है, क्रांति के समय ब्रिटेन का सेनापति कौन था, अमेरिका का सेनापति कौन था, ये देखेंगे। तो बताते हैं। तो क्रांति के समय हम देखते हैं कि ब्रिटेन के सेनापति कौन थे और अमेरिका के सेनापति कौन थे। तो क्रांति के समय ब्रिटेन का सेनापति लॉर्ड कॉर्नवालिस था और अमेरिका का सेनापति जॉर्ज वाशिंगटन था। ब्रिटेन के समय क्रांति के समय ब्रिटेन का सेनापति लॉर्ड कॉर्नवालिस और अमेरिका का सेनापति जॉर्ज वाशिंगटन था। और फिर एक बार हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि जब जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका का सेना नायक थे तो इन्होंने तो क्या किया कि ब्रिटेन वालों को भगा दिया। ब्रिटेन को भगाने के बाद क्या हुआ कि संधि हुई, 3 फरवरी 1783 को पेरिस की संधि हुई। इस संधि के द्वारा युद्ध की समाप्ति की गई, युद्ध समाप्त हो गया। 87 में संविधान बना, 1789 में संविधान लागू हुआ। संविधान लागू होने के बाद जॉर्ज वाशिंगटन को राष्ट्रपति बनाया गया और इन्हीं के नाम पर अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन रखा गया। ये चूँकि सेना नायक थे, जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के, ये ब्रिटेन के हैं लेकिन अमेरिका के सेना नायक हैं, उपनिवेशों का सेना नायक यही थे और इन्होंने युद्ध में अहम भूमिका निभाई थी, इसीलिए इनको राष्ट्रपति बना दिया। और 13 उपनिवेश मिलाकर संयुक्त राज्य अमेरिका बनाया गया, USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। 13 उपनिवेश को मिलाकर एक महादेश USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका का गठन किया गया। और गठन करने के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन को बनाए गए और राजधानी वाशिंगटन रखा गया। अगले अध्याय में यानी अगले वीडियो में हम अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के परिणामों को पढ़ेंगे, इसका प्रभाव किन किन देशों पर पड़ा, तुरंत आएगा। इसमें 1789 में फ्रांस की क्रांति आ जाएगा। तो एक बार देख लेते हैं। ब्रिटिश कानूनों का विरोध करने के लिए 5 सितंबर को क्या हुआ था, 74 में पहला फिलाडेल्फिया सम्मेलन, 4 जुलाई 76 को दूसरा सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था 1756 से 1763 तक इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। किसके लिए, कनाडा के लिए। स्टॉम्प एक्ट 1765 में ग्रेनविले ने रखा था, तत्कालीन प्रधानमंत्री ब्रिटेन के। क्रांति की शुरुआत कब हुई, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम 75 से 83 तक मानी जाती है। 1775 से 1783 तक एकदम मतलब चरम पे थी, मार देना या मर जाना, लोग उतर गए थे इस बात पे। तो हम लोगों ने पढ़ा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। अगर इसमें समझ में ये बात नहीं आई हो, कुछ एरर हो गए हो, तो उनके लिए कमेंट्स करना, सुधार देगा आदमी। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना। फिर अगले वीडियो में हम अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को और विस्तृत ढंग से पढ़ेंगे और उसके परिणामों को लिखेंगे। जय हिंद, जय भारत।